नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तस्वीर तेरी मेरा दिल बहला न सकेगी। पिछले 15 मिनटों से यही लाइन बार बार गाए चले जा रहे हैं, जैसे सुई अटक गई हो। किसी जमाने में ये इनका फेवरेट गाना था। यही क्यों, तलत महमूद के सभी गाने इन्हें जुबानी याद थे। कॉलेज में जूनियर तलत महमूद के नाम से प्रसिद्ध थे। लड़कियां इनकी आवाज की दीवानी थी, जिनमें से एक मैं भी थी। जब दोबारा उन्होंने यही लाइन दोहराई तो मुझसे रहा नहीं गया। तलत महमूद साहब, लगता है बुढ़ापा असर दिखा रहा है। अगली लाइन याद नहीं आ रही हो तो मैं बताऊं? अगली लाइन की इस समय जरूरत नहीं है। मैंने तो यह सोच रखा है कि जब तक तुम इस फोटो पर नजर गड़ाए रखोगी, मैं यही लाइन गाता रहूंगा। अब मुझे होश आया। सचमुच मैं कितनी देर से अंशुमन के उस फोटो को देखे जा रही थी जो रिचा ने मोबाइल पर भेजी थी। स्कूल के फैंसी ड्रेस शो में वह इंडियन प्रिंस बना था और उसे पहला इनाम मिला था। सचमुच राजकुमार लग रहा है ना? मैंने गदगद होते हुए कहा। मैं रिचा से कहूंगी इसकी नजर उतार दे, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। उसे नजर लगेगी या नहीं पता नहीं, पर इस तरह एकटक देखती रहोगी तो तुम्हारी नजर जरूर धुंधला जाएगी। क्या करूं, अब तस्वीर पर ही गुजारा करना पड़ता है। पास में होता तो छाती से लगाकर कितना लाड करती। तो चली जाओ ना, बेटा बुला तो रहा है। वह तो ग्रीन कार्ड बनवाने की कह रहा है, वहीं रह जाना। कैसे चली जाऊं, आप तो जाएंगे नहीं, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको छोड़कर मैं जा नहीं सकती। हाँ यार, मैं वहां बोर हो जाता हूँ। 4-6 दिन अच्छा लगता है, बच्चों से मिलकर खुशी भी होती है, पर फिर अपना घर, अपना परिवेश, अपने मित्र परिवार याद आने लगते हैं। तुम तो वहां जाकर किचन में गुम हो जाती हो। पहले अच्छा था, वहां की कोई चीज तुम्हें समझ नहीं आती थी तो मुझे बुला लेती थी। अब तो एक्सपर्ट हो गई हो, मेरी जरूरत ही नहीं है। औरत बेचारी हमेशा दुविधा में ही रहती है। बच्चों को देखे कि बच्चों के बाप को देखे। सबको खुश रखना सचमुच बहुत मुश्किल है। और रसोई में गुम हो जाती हूँ तो इसलिए ना कि चाहती हूँ उन्हें अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाऊं। यहाँ जब भी कुछ उन लोगों की पसंद का बनाती हूँ तो मेरे गले से नहीं उतरता। उन लोगों की याद सताती है। लोग ठाकुर जी को भोग लगाकर तृप्त होते हैं, मैं तो अपने बच्चों को खिलाकर ही तृप्त हो जाती हूँ। मोह माया छोड़ो देवी, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। यहाँ मोक्ष की तरकार किसे है? मेरा घर द्वार ही मेरे लिए काशी हरिद्वार है। मुझे और किसी का सरोकार नहीं है। हमारा वार्तालाप एक आध्यात्मिक मोड़ लेने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। खोल कर देखा तिवारी जी थे। इन्हें भी इसी समय आना था। हमारी बात का सूत्र पकड़ लेंगे तो आधा घंटा प्रवचन दे डालेंगे। आइए पंडित जी, इन्होंने स्वागत करते हुए कहा। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। दर्शन तो आपके दुर्लभ हो गए हैं महाशय। मैंने तो डरते डरते घंटी बजाई थी कि पता नहीं आप लोग हैं भी कि नहीं। साल में 2 बार तो आप अमेरिका जाते हैं। साल में 2 बार नहीं तिवारी जी, 2 साल में 1 बार, वो भी जब बेटा टिकट भेजता है। साल में 2 बार जाने के लिए मैं कोई टाटा बिरला या अंबानी थोड़े ही हूँ। आप भाग्यवान हैं सर, बेटा 7 समंदर पार से आपके लिए टिकट भेजता है। हमारा तो 200 किलोमीटर पर है, पर हमारे लिए तो वही अमेरिका हो गया। अरे हाँ, सत्येंद्र तो अब भोपाल आ गया है ना। चलिए, पास आ गया। नहीं तो कहाँ रीवा और मुरैना जैसी दूर जगहों में था। भोपाल तो अब 3-3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। जाने को तो हम और भी दूर जा सकते थे, 1-2 बार गए भी हैं, पर अब हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों, क्या हुआ पंडित जी? साहब, बेटा अफसर क्या हो गया, उसे हमारी चाल ढाल रहन सहन सब दकियानूसी लगने लगा है। हमारा धोती बांधना उसे अच्छा नहीं लगता। अब बताइए, इस उम्र में अब हम पैंट पहनेंगे? हमारा खुले बदन पूजा करना उसे अच्छा नहीं लगता, जबकि पूजा हम अपने कमरे में ही करते हैं। बाहर तो ठाकुर जी के लिए कोई द्वार ठिकाना ही नहीं है। हम रिक्शे पर कहीं जाएं तो उसकी तौहीन होती है। गाड़ी में कहीं भेजेंगे तो 10 बार जताएंगे, ड्राइवर सुबह से आया हुआ है, उसे जल्दी छोड़ना है। कहीं गलती से हम बेटे को सत्तू कहकर पुकार लें तो बहू जी नाराज हो जाती है। हमारा नौकर चाकरों से बतियाना उन्हें पसंद नहीं आता। हमारी पत्नी सीधे पल्ले की साड़ी पहनती है तो बहू को शर्म आती है। कहती है, मम्मी जी, आपकी साड़ी की वजह से कल मेरी फ्रेंड्स ने आपको महाराजन समझ लिया था। ये बोले, कायदे से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए कि ये मेरी मदर इन लॉ है, फिर कोई गलतफहमी नहीं होगी।
मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने गलत बात पकड़ ली है तो उसे बताने की क्या जरूरत है, मैंने कहा। वाह, बताएगी नहीं तो मम्मी जी को समझाइश कैसे मिलेगी कि उनके पहनावे से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हम तो साहब अब पछता रहे हैं। पेट काट कर उसे इतना पढ़ाया लिखाया, वे किस काम आया। इससे तो अच्छा था हमारे क्लर्क बन जाता, कम से कम घर से तो जुड़ा रहता। मेरी बेटियां तो भाई की अफसरी से इतनी खौफजदा हैं कि वहां जाती ही नहीं। खैर, वे बुलाता भी नहीं है। हमें तो लगता है कि हमारे बाद इन दोनों का पीहर ही छूट जाएगा। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। इस अप्रिय प्रसंग को समाप्त करते हुए मैंने कहा, मैं चाय बना रही हूं पंडित जी, चीनी तो लेते हैं ना? चाय बाद में बनाइएगा भाभी जी, पहले जिस काम के लिए आया था वह तो कर लूं। अपनी ही रामायण लेकर बैठ गया। फिर उन्होंने हम दोनों के हाथ में एक खूबसूरत कार्ड थमा दिया। सोसाइटी के मंदिर में भागवत सप्ताह का आयोजन था। सोसाइटी के इस मंदिर में आयोजन होते ही रहते हैं और तिवारी जी स्वेच्छा से सारी व्यवस्था देखते हैं। चाय और चंदा लेने के बाद तिवारी जी चले गए, पर मन को उदास कर गए। कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बेटे को पढ़ाया था, हम सबने देखा था। बेटा होनहार था, माँ बाप के कष्टों को उसने सार्थक किया। उसकी नौकरी के कारण एक संपन्न घर की कन्या ने बहू के रूप में पदार्पण किया। बस उसी दिन से लड़का पराया हो गया। मैं अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि एकाएक इन्होंने कहा, तुम्हारी बहू तो तुम्हें महाराजन नहीं कहती ना? क्या बात कर रहे हैं? अरे कहती नहीं, पर समझती जरूर है। इसीलिए तुम्हारे आते ही रसोईघर तुम्हें सौंपकर निश्चिंत हो जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लगता है पंडित जी की बातों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है, मैंने कहा। मेरा दिमाग पहले से ही खराब पड़ा है, इसीलिए तो वहां जाने का अब मन नहीं होता। वहां जाते ही तुम किचन में घुस जाती है और बहुरानी की मौज हो जाती है। वह मुझसे कुछ भी करने को नहीं कहती, मैं ही अपने मन से करती रहती हूँ। आई हूं तो उसे थोड़ा आराम दे दूं। बेचारी घर बाहर दोनों जगह खटती रहती है, और पता है, सबसे कहती है कि मम्मी जी आती हैं तो मुझे बड़ा आराम हो जाता है। तो कभी मम्मी जी के आराम की भी तो सोचे ना। कभी तो वह भी कहे कि मम्मी जी आप वहां अकेले सब करती हैं, अब यहाँ आराम कीजिए। बल्कि हमें जब भी बुलाया है ना, काम के लिए ही बुलाया है। मतलब? हम कितनी बार यूएसए गए हैं? 4 बार। क्यों गए हैं? एक बार तो अंशुमन के जन्म के समय गए थे, दूसरी बार जब वे पीएचडी कर रही थी, और तीसरी बार जब उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, और चौथी बार जब वे लोग रिचा के भैया भाभी के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे। तब अंशुमन और उसके नाना दोनों को हम ही ने देखा था ना। हाँ, तो जरूरत के समय अपने ही तो याद आते हैं। ठीक है, पर कभी बिना जरूरत के भी तो बुलाएं। यही कह दें कि कुछ दिन आराम करने आ जाइए। वहां क्या आराम मिलेगा मुझे? न नौकर न चाकर। वह काम करती रहेगी और मैं देखती रहूंगी। इससे तो मैं यहीं आराम कर लूं। आराम के लिए ना सही, घूमने के लिए ही बुला सकते हैं। लोग एक बार जाते हैं और सारा अमेरिका घूम लेते हैं। हम 4 बार गए हैं, हमने क्या देखा? शहर के 2-3 मॉल्स, 2 मंदिर और एक पार्क। वहां जो घूमने आते हैं उनके लिए टिफिन बनाती रहती हो तुम बस। अब बस भी कीजिए, अपना दिमाग खराब कर लिया है और अब मेरा भी करने पर तुले हुए हैं। बात तो खैर वहीं समाप्त हो गई, पर मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह सा छोड़ गई। मैंने देखा है आजकल ये राघव के यहाँ जाने के नाम से बिदकने लगे हैं। पहले का सा उत्साह नहीं रहा, और पिछली बार से तो मन में एक कड़वाहट भर गई है। उस बार राघव और रिचा के भाई भाभी के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे। अंशुमन और उसके नाना जी को हमारे एज में कर गए। अंशुमन तो बच्चा था, फिर भी मैनेजेबल था, पर उसके नाना जी ने नाक में दम कर दिया था। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं रहा कि हम लोग उनके नौकर नहीं हैं, समधी हैं। मुझे तो रिचा की भाभी पर दया आने लगी थी। इस बुढ़ऊ को कैसे झेलती होगी बेचारी। हम तो 1.5-2 महीने में ही तंग आ गए थे। ये तो ऐसे बिफरे कि बच्चों के टूर से लौटते ही इन्होंने टिकट बनवाने के लिए कहा। तब से चिड़े हुए ही हैं। कोई महीना भर बाद की बात है, 11:30 बजे फोन की घंटी बजी। पहले इतनी रात को फोन आता था तो बड़ी घबराहट होती थी, पर अब खुशी होती है। समझ जाती हूँ कि बच्चों का होगा। फोन राघव का ही था। हमेशा की तरह इन्होंने ही उठाया। कुशलक्षेम पूछने के बाद राघव ने कहा था, आप लोगों को यहाँ आना है। कब की टिकट कटा दूं? अब क्या हो गया? इनके स्वर में व्यंग साफ झलक रहा था। कुछ नहीं हुआ पापा, पर होने वाला है।
घर में नया मेहमान आने वाला है। अरे, मैं कुछ बोलने को ही थी कि इशारे से इन्होंने मना कर दिया, चुप करा दिया। फिर बोले, बधाई हो। कौन सी तारीख दी है? उसमें तो अभी 2 महीने हैं, पर डॉक्टर ने जरा डरा दिया है पापा। क्यों? कैसे? क्या हुआ? एक तो अंशुमन के बाद इतना लंबा गैप हो गया है, और फिर रिचा भी 35 पार कर गई है, तो कहते हैं बहुत प्रिकॉशंस लेनी होंगी। एक तरह से बेड रेस्ट की ही सलाह दी है। तुमने तो मुझे बहुत पसुपेश में डाल दिया भैया। क्यों पापा? अरे, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड का टूर बुक किए बैठा हूँ। 15 दिन का टूर है, वहां से लौटते ही आ जाएंगे। डोंट वरी। ये अचानक टूर कैसे पापा? सोचते सोचते जिंदगी निकल गई बेटा। हमेशा ये मलाल रहा कि तुम्हारी माँ को कभी घुमा नहीं पाया। पहले मेरे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, फिर तुम लोगों की। घर से बाहर कभी निकल ही नहीं पाई, जिंदगी भर घर में ही खटती रही। इससे पहले तो ना समय था ना पैसे। अब सोचता हूँ कि हाथ पैरों में अभी भी ताकत है, आंखों में रोशनी है, तब तक थोड़ा घूम लें। ज्यादा दूर की तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। बस छोटा सा टूर है, तुम्हारी माँ के लिए एक छोटा सा तोहफा। यह तो आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है पापा। जरूर जाइए और खूब एंजॉय कीजिए। पर प्लीज ये तो मत कहिए कि माँ घर से बाहर निकली ही नहीं है। माँ 4 बार यूएस से हो आई हैं। कितने लोग जा पाते हैं पापा? क्रेडिट गोज टू यू बेटा। मेरी तो हैसियत नहीं थी। 4 बार गई है, अब 5वीं बार भी जाएगी। पर 16-18 घंटे का सफर करके वह सिर्फ इस घर से उस घर की दूरी तय करती है। घूमना फिरना तो हो ही नहीं पाता। पर तुम चिंता मत करो, वहां से लौटते ही हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कल मैं टिकट देखकर तुम्हें तारीख बताता हूँ। अच्छा, गुड नाइट, टेक केयर बेटा। उनके फोन रखते ही मैं झल्ला पड़ी। मुझे बात क्यों नहीं करने दी? तुमने सारी बात सुन तो ली ना। और ये टूर का क्या चक्कर है? तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, तो साहबजादे ने ही हमें सरप्राइज दे दिया। मैं बोलता हूं तो तुम्हें बुरा लगता है, पर बताओ, बच्चा एक दिन में तो नहीं पैदा हो जाता, पूरे 9 महीने लगते हैं। ये लोग हमें पहले भी नहीं बता सकते थे, पर जानते हैं ना, मम्मी पापा फालतू बैठे हुए हैं, बुलाते ही दौड़े चले आएंगे। कोई कारण रहा होगा, नहीं तो बताते जरूर। तुम उन लोगों की फालतू तरफदारी मत किया करो। और तुम्हें अगर जाने की इच्छा है, अकेले जाने की हिम्मत है, तो बता दो, मैं कल ही टिकट बनवा देता हूं। पर मैं टूर खत्म करके ही आऊंगा। कम से कम एक टिकट के पैसे तो वसूल हों। कितने का टिकट है? मत पूछो, गश खा जाओगी। इसके बाद चुप रहना ही श्रेयस्कर था। एक दिन मैं इनका मूड ठीक होने की बाट देखती रही। तीसरे दिन कहा, राघव कह रहा था रिचा बेड रेस्ट पर है, तो घर पर ही होगी ना? हाँ शायद। क्यों? आज रात को फोन लगा दीजिए, बात कर लूंगी। नहीं तो सोचे कि इतनी बड़ी खबर सुनकर भी मम्मी जी चुप रह गईं। शायद उन्हें खुशी नहीं हुई। बिना किसी ना नुकुर के इन्होंने रात को फोन लगा दिया। यह समय मैंने जानबूझकर चुना था। इस समय राघव ऑफिस में, अंशुमान स्कूल में होते हैं। जैसा मैंने सोचा था, रिचा घर में अकेली ही थी। पहले तो मैंने उसे खूब बधाई दी, फिर शिकायती लहजे में कहा, तुमने तो एकदम सरप्राइज ही दे दिया बेटा, पहले से कुछ बताया ही नहीं। हम लोग तो आपको बेबी के आने के बाद ही डायरेक्ट खुशखबरी देने वाले थे मामा। राघव कह रहे थे, देखना माँ पापा खबर सुनते ही दौड़े चले आएंगे, टिकट भेजने का भी इंतजार नहीं करेंगे। पर डॉक्टर ने हमारी सरप्राइज का कचरा कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे आने तक कोई नर्स या आया रख लो। समय पैसों की तरफ देखने का नहीं है बेटा। लेकिन मुझे एक बात का आश्चर्य हो रहा है, ये अंशुमान फोन पर इतनी पटर पटर करता है, उसने भी कभी नहीं बताया, या उसे अभी पता नहीं है? उसे सब पता है मामा, हमने उससे प्रॉमिस ले लिया था, तभी तो चुप रहा। दरअसल हम उसी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। पीछे ही पड़ गया था कि मुझे एक भाई या बहन ला कर दो। राघव बोले, मैं भी बहुत लोनली फील करता था, पर कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आजकल के बच्चे बहुत बोल्ड हैं मम्मी। ये एकदम बोल पड़े, बेटा हम पर इतनी जिम्मेदारियां थीं कि दूसरे बच्चे के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। जानती हूँ पापा, राघव सब बताते रहते हैं।
इसीलिए कहती हूँ, आप अपना टूर कैंसिल मत कीजिए, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बड़ी मुश्किल से तो प्लान बना है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा। हाँ, आप दोनों का, आपका इंतज़ार रहेगा। फ़ोन रखने के बाद मेरे मुंह से अनायास निकल गया, बिना माँ की बच्ची है बेचारी, ममता हो आती है। माँ नहीं है, यह तो मानता हूँ, पर वो दर्जन भर भाभियाँ और बहनें कहाँ चली गईं जो घूमने के लिए वहाँ जाती रहती हैं? बड़ी भाभी के पास तो ससुर जी का बहाना है, और यह बहाना भी हकीकत है। हम खुद भुगत चुके हैं। बाकी अपनी गृहस्थी छोड़कर इतनी दूर कौन जाता है भला? यहाँ आ जाए तो मैं इतनी जतन से सब कुछ करूँगी कि वो याद रखेगी, पर वह सिटीजनशिप का चक्कर है ना। खैर, उससे बात हो गई, अब अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से बताइए, टूर पर कब जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है और क्या क्या ले जाना है, तो मैं तैयारी शुरू कर दूँ। अभी 8-10 दिन है, इतनी हड़बड़ी क्या है, ये बोले। मैं चुपचाप अपनी तैयारी करती रही, पर मन ही मन परेशान थी। मन बड़ा बेचैन था। ऋचा की पहली डिलीवरी भी कोई आसान नहीं हुई थी, इसलिए राघव दूसरा चांस नहीं लेना चाहता था। बच्चे की हट पूरा करने का मन बनाया भी होगा तो हमारे भरोसे ही ना, और अपने बच्चों के लिए हम दौड़ कर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। पर इनसे आजकल कुछ कहने से भी डर लगता है। बहुत टची हो गए हैं, एकदम सनक जाते हैं। करीब 5-6 दिन बाद मैंने इनसे कहा, प्लीज़ मेरा एयरबैग उतार दीजिए, मैं शांति से अपना सामान जमा लूँ। और आपका भी निकाल दूँ, अपना भी निकाल दीजिए ना, मैं आपका जमा देती हूँ। हड़बड़ी में 10 चीज़ें भूल जाते हैं, पराए प्रदेश में परेशानी होगी। तुम औरतों की टर्मिनोलॉजी मेरी समझ में नहीं आती। परदेश तो पराया होता है, उसे अलग से परिभाषित करने की क्या जरूरत है? भाषा विज्ञान पर लेक्चर बाद में देना, पहले मुझे सूटकेस उतार दीजिए। हरिराम को आने दो। इतने से काम के लिए हरिराम की क्या जरूरत है? आप ऊपर से थोड़ा सरका दो, मैं नीचे से हाथ लगा दूंगी। कहा ना, हरिराम को आने दो। इसके बाद बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हरिराम आया और 2 बड़े वाले सूटकेस लाकर कमरे में रख गया। ये वाले नहीं रे, ये तो अमेरिका जाने के लिए होते हैं। साहब यही निकालने को बोले हैं। एक ही सूटकेस में दोनों का सामान जाएगा क्या? तो फिर ये दूसरा वापस रखवा दो, कमरे में भीड़ कर रहे हो। जाओ, कमरे में भीड़ हो रही है। दोनों सूटकेस की जरूरत पड़ेगी, और तुमने ये 4-6 कपड़े रखे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। 10 दिन के लिए काफ़ी हैं। नहीं, काफ़ी नहीं है, और गर्म कपड़े भी तो रखो। वहाँ सर्दी पड़ती है क्या? क्यों नहीं पड़ती? और अपनी गोलियां दवाइयों की लिस्ट बनाकर मुझे दो, वहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी नहीं मिलता। मेरा माथा ठनका। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राघव के यहाँ, और कहाँ? और उस सिंगापुर ट्रिप का क्या हुआ? कैंसिल कर दी। और इतना पैसा जो डूब जाएगा? बेटे से वसूल कर लूंगा। आप और बेटे से पैसे वसूल करेंगे? मेरे मन में एक शंका कौंधी, सचमुच किसी टूर का प्रोग्राम बनाया भी था या बेटे को चकमा दे रहे थे? ये उठकर एकदम चले गए। मैंने अपने आप को कोसा। मालूम है उनका मूड आजकल ठीक नहीं है, मजाक भी सहन नहीं कर पाते। मैं इस तरह सोच ही रही थी कि ये लौट आए। उनके हाथ में ब्रीफकेस था, मेरे सामने उसे खोलकर रखते हुए बोले, अंग्रेजी पढ़ लेती हो ना, तो ये नीला वाला लिफाफा खोलकर पढ़ो। यह लिफाफा पढ़ने का मतलब होता मैं इन पर अविश्वास कर रही हूँ, जता रही हूँ। इसलिए मैंने ब्रीफकेस बंद करते हुए कहा, चलिए, आपने कहा और मैंने मान लिया, पर टूर कैंसिल क्यों किया? तुम्हारी वजह से। देखिए, मैं ये इल्ज़ाम अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लूँगी। मैंने एक बार भी मना नहीं किया था। हाँ, तुमने मना तो नहीं किया था। तुम टूर पर जा रही थी, आधे अधूरे मन से। तुम्हारी जान तो वहाँ बेटे बहू में रखी हुई थी। यह सब उठा पटक मैं तुम्हारे लिए कर रहा था। जब देखा कि तुम्हारी सच्ची खुशी किसमें है, तो कैंसिल कर दिया। अब खुश? अब जिंदगी भर मुझे इस बात के लिए कोसते रहेंगे? तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। तुम्हें क्यों कोसूंगा भाई? टिकट कैंसिल मैंने किए हैं, मैं अपने आप को कोसूंगा। पर मेरी वजह से किए हैं ना? नहीं, अपनी वजह से। मतलब यह है सरकार कि हम भी सीने में दिल रखते हैं।
वह आपकी तरह स्नेहशील, क्षमाशील, सहनशील, संवेदनशील ना सही, पर हमारे सीने में भी एक छोटा सा दिल धड़कता है, बाप का दिल। अरे वाह! तो फिर इतने दिनों तक यह बाप का दिल कहाँ गायब हो गया था? सिंगापुर घूमने गया था, इन्होंने हंसते हुए कहा। फिर गंभीर स्वर में बोले, मुझे एकाएक एहसास हुआ जैसे बच्चों से परे हमारी दुनिया नहीं है, उसी तरह बच्चों के पास भी तो हमसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। जिस समय उन्हें हमारी जरूरत होती है, हमें उनके साथ होना चाहिए। चिंताओं का इतना बड़ा बोझ मन पर लेकर प्लेजर ट्रिप पर जाएंगे तो क्या खाक प्लेजर मिलेगा? सिंगापुर कहीं भागा नहीं जा रहा। जिंदगी रही तो फिर चले जाएंगे, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में। पर वादा तो मुझे घुमाने का था, अगले जन्म में पता नहीं साथ में कौन होगी। और किसी के लिए गुंजाइश ही कहाँ है सरकार। तुमने तो 7 जन्मों तक मुझे बुक कर लिया है, मुझ बेचारे को तो 7 जन्मों तक तुमसे मुक्ति नहीं है। वाह रे बेचारे, मैंने दोनों हाथों से उनकी आरती उतारते हुए कहा। मेरी इस भंगिमा पर वे ठठाकर हंस पड़े, मुझे भी हंसी आ गई। पता नहीं कितने दिनों बाद हम इस तरह खुलकर हंसे थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई है ना? तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के साथ। तब तक इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अपना, अपने बच्चों का, अपनों का खूब सारा दिल से ख्याल रखिए। धन्यवाद।